Hello everyone. So in the last class, we were doing the derivation of one-dimensional linear harmonic oscillator. We did up to equation number 99. हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में क्या किया था, मैं ब्रीफली एक बार शुरू से बता रही हूँ. सबसे पहले हमने फोर्स की एक्सप्रेशन लिखी थी रिस्टोरिंग फोर्स की, विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स. ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट विच इज नोन एज द फोर्स और स्प्रिंग कांस्टेंट. फिर हमने फोर्स की एक्सप्रेशन की हेल्प से पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन निकाला था एंड इट केम आउट टू बी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. फिर हमने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया था इन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. ना अब हमारा जो मेन मोटिव है वो है टू सॉल्व दिस टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. दैट मींस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ psi as a function of x. So for this we are considering different techniques. The first one is y is equal to alpha x. Why we are doing this? We are doing this to simplify the Schrodinger wave equation so that we can find its solution. तो पहले हम y इक्वल टू अल्फा एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो उससे हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई थी गिवन बाय इक्वेशन नंबर 81. यहाँ पर हमने लैम्डा को लेट किया था 2me अपॉन एच कट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, वेयर अल्फा केम आउट टू बी अंडर रूट m ओमेगा अपॉन एच कट. तो इससे लैम्डा आया हमारे पास 2e अपॉन एच कट ओमेगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द अल्फा इन द एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा. उसके बाद इक्वेशन जो है उसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई करके लिखा था एज इक्वेशन नंबर 84, d2 psi upon dy square plus lambda minus y square into psi equal to 0. This is the reduced form of Schrodinger's wave equation. इसमें उसके बाद हमने एक assumption consider किया था, let's say y square is very much greater than lambda. So we can neglect lambda in comparison to y square in equation number 84 and we get the equation number 85. Equation number 85 का हमने solution निकाला था psi is equal to e raised to power minus y square upon 2. और इसमें हमने बताया था कि हमने क्यों psi को e raised to power plus y square upon 2 नहीं लिया, क्योंकि if y tends to infinity, exponential will tend to infinity, so psi will tend to infinity. But from the properties of wave function, we know that the value of psi should be finite everywhere. It cannot be infinite. So we have to drop the term e raised to power y square upon 2 and e raised to power minus y square upon 2 is the acceptable solution of equation number 85. फिर फाइनली हमने इक्वेशन नंबर 84 का सोल्यूशन लिखा था एज psi as a function of y is equal to phi as a function of y e raised to power minus y square upon 2. So now what we have to find? We have to find the value of phi which is a function of y. फिर y में अगर हम पुट कर देंगे alpha x, then we get psi in terms of x, जो फाइनली हमें निकालना है. तो इसके लिए हमने लास्ट क्लास में क्या किया था कि अगर इक्वेशन नंबर 88 सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 85 का, तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा. फिर हमने d2 psi अपॉन dy स्क्वायर और psi की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी थी और हमारे पास एक नई इक्वेशन आई थी, इक्वेशन नंबर 91. ये इक्वेशन phi के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो यहाँ से अगर हमें phi का सोल्यूशन मिल जाए इन टर्म्स ऑफ y, तो फाइनली हमें psi मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ y. फिर y को हम अल्फा x सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें psi मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, जो फाइनली हमें निकालना है. तो phi y का जो सोल्यूशन है वो कंसीडर किया था पावर सीरीज सोल्यूशन. मतलब क्या है, जिसमें पावर्स जो है वो बढ़ रही है y plus y square plus y cube and so on and it is going up to infinity. अगर ये इनफाइनाइट सीरीज होती है तो इसे पावर सीरीज कहते हैं, और अगर ये किसी पर्टिकुलर कोफिशिएंट पर्टिकुलर पावर ऑफ y पे जाकर ट्रंकेट हो जाती है तो हम इसको पॉलिनोमियल कहते हैं. ठीक है, तो हमने phi y जो है इसका सोल्यूशन है इक्वेशन नंबर 91 का, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा. उसी तरीके से फिर हमने लिखी इक्वेशन नंबर 95. इक्वेशन नंबर 95 में हमने देखा दैट
लेफ्ट हैंड साइड जो है इट शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब y के जितने भी कोफिशिएंट्स हैं दे शुड आल्सो बी 0, तभी सबका सम जो है इक्वल टू 0 आएगा। फिर हमने डिफरेंट कोफिशिएंट्स ऑफ y जो है उनको इक्वेट किया, y रेज टू पावर s-2, s-1, s एंड s प्लस r। हम औरों को भी कर सकते हैं, हमने इन चारों को किया। और यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन 96 से देखा था कि s की दो ही वैल्यूज हो सकती है, इधर 0 और 1। और हमने ये भी देखा था दैट s की वैल्यू जो है वो -1 नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। इस कंडीशन को ध्यान रखना है, a नॉट इज नॉट इक्वल टू 0 एंड s इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 98 की हेल्प से जो हमें मिली थी आफ्टर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ y रेज्ड टू पावर s प्लस r, वहां से हमें एक रिकर्शन फॉर्मूला मिला गिवन बाय इक्वेशन 99। यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में किया था। ये रिकर्शन फॉर्मूला हमें क्या बता रहा था कि अगर हमें कोई इवन कोफिशिएंट मिल जाता है तो उसकी हेल्प से हम सारे इवन कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। ए नॉट मिल गया तो हम A2 निकाल सकते हैं, A2 मिल गया तो हम A4 निकाल सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें कोई एक ऑड y कोफिशिएंट, ऑड y का कोफिशिएंट मिल गया तो हम सारे ऑड कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। अगर हमें A1 मिल गया तो हम A3 निकाल सकते हैं, A3 मिल गया तो A5 निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि ये जो हमने पावर सीरीज सॉल्यूशन लिया है, ये सॉल्यूशन जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इसमें आ सकती है या नहीं, हम इसको इनफाइनाइट ले सकते हैं या नहीं, ये पावर सीरीज सॉल्यूशन आएगा या कोई पॉलिनोमियल आएगा, ये अब हमें चेक करना है। तो वो हम चेक करेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 99 फॉर वेरी लार्ज वैल्यूज ऑफ r। हमें ये चेक करना है ना, जब r इंफिनिटी की तरफ जाएगा, मतलब जब जो हमारी सीरीज है, सीरीज क्या है, समेशन है ना, r गोइंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 92। तो जब हम हमारी जो पावर सीरीज है वो इंफिनिटी की तरफ जाएगी, दैट मीन्स जब r इंफिनिटी की तरफ जाएगा उस केस में जो हमारा सोल्यूशन है, जो साई है या जो फाई है, वो इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा क्योंकि साई जो है हमें पता है वो एक वेव फंक्शन है एंड इट हैज टू बी फाइनाइट एवरीवेयर। तो हमें ये चेक करना है, अगर हम फाई को इनफाइनाइट सीरीज लेते हैं तो व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, साई इंफिनिटी की तरफ तो नहीं जा रहा, अगर वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमें उसे टर्मिनेट करना पड़ेगा एट सम कोफिशिएंट। इसके लिए हम क्या करेंगे, when r tends to infinity recursion relation क्या होगा, ar plus 2 upon ar जो है it is given by this expression। ठीक है, when r tends to infinity, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया, इसको ध्यान से देखना, ब्रैकेट में s प्लस r आ गया, नीचे जो है मेरे पास कंप्लीट डिनोमिनेटर हो गया। नेक्स्ट इसको आई कैन राइट एज माइनस ब्रैकेट में लैम्डा -1 डिवाइडेड बाय कंप्लीट डिनोमिनेटर। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, नाउ व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, तब क्या होगा, व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी, s प्लस r में r अगर टेंड टू इंफिनिटी है तो वी कैन नेग्लेक्ट s इन कंपैरिजन टू r, तो हमारे पास न्यूमरेटर आ गया 2r, डिनोमिनेटर क्या होगा, अगर हम सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी टर्म्स आएंगी, पर व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी r स्क्वायर और ज्यादा हो जाएगा, तो वी कैन नेग्लेक्ट द अदर टर्म्स इन कंपैरिजन टू r स्क्वायर, तो ये हो गया 2r अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म है इसमें डिनोमिनेटर में r स्क्वायर आएगा, तो व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन r स्क्वायर टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा, इट टेंड्स टू 2 अपॉन r, यही आया है यहाँ पर, यही लिखा है इन्होंने, मैंने तुमको ये समझाया है कि ये कैसे आया है। तो व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी ar प्लस 2 अपॉन ar जो है इट विल टेंड टू 2 अपॉन r। ठीक है, अब इन जनरल हम एक एक्सपेंशन ले रहे हैं e रेज़ टू पावर y स्क्वायर, क्यों ले रहे हैं ये मैं अभी बाद में बताऊंगी। e रेज़ टू पावर y स्क्वायर की एक्सपेंशन क्या होती है सबको पता है,
1 plus y square upon 1 factorial plus y4 upon 2 factorial plus so on up to infinity. It can be rewritten in the form of summation as b subscript r y superscript r, where r is going from 0 to 4 and br is 1 upon r upon 2 factorial. ठीक है, यहाँ पर अगर मैं r को 0 पुट करूंगी तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी, br क्या हो जाएगा 1, y रेज टू पावर 0 होगा 1, ये 1 ही है. ठीक है, जब मैं r को 2 पुट करूंगी br क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल विच इज 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा y स्क्वायर. यही आ गई सेकंड टर्म y स्क्वायर अपॉन 1 फैक्टोरियल. सिमिलरली जब r को 4 पुट करूंगी तो br हो जाएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और y रेज टू पावर 4 विच इज द थर्ड टर्म. ठीक है, so this expansion can be rewritten as in terms of summation as summation br yr, where r is going from 0 to 4 and so on. ठीक है, now अगर br ये है तो br plus 2 क्या होगा, br plus 2 होगा, r को r plus 2 से रिप्लेस कर दो, br plus 2 होगा 1 upon r plus 2 upon 2 फैक्टोरियल. तो इन दोनों की रेशियो क्या होगी, बी आर प्लस 2 अपॉन बी आर, ये हो गया इक्वल टू आर अपॉन 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर प्लस 2 फैक्टोरियल. ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आर अपॉन 2 फैक्टोरियल को मैंने एज इट इज लिखा. ठीक है, अब डिनोमिनेटर को कैसे लिख सकते हैं, एक मैंने टर्म ले ली आर प्लस 2 अपॉन 2, फिर इसको -1 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया r अपॉन 2 फैक्टोरियल. ठीक है, n फैक्टोरियल क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, वही किया है यहाँ पे. अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये हमारे पास आ गया 2 अपॉन r प्लस 2. And when r tends to infinity, that means for very large values of r, the r plus 2 upon br जो है ये भी tend करेगा to 2 upon r. तो हमने क्या देखा, एक हमारे पास ये रिकर्शन रिलेशन से r टेंड्स टू इंफिनिटी पे एक्सप्रेशन आई थी, ए आर प्लस 2 अपॉन ए आर टेंड्स टू 2 अपॉन आर. एक हमने देखा e रेज टू पावर वाई स्क्वायर की एक्सपेंशन में बी आर प्लस 2 अपॉन बी आर जो है ये भी 2 अपॉन आर आया व्हेन r टेंड्स टू इंफिनिटी. इसका मतलब क्या है, बी आर क्या है, बी आर कोफिशिएंट है y रेज टू पावर r का, बी आर प्लस 2 कोफिशिएंट होगा y रेज टू पावर r प्लस 2 का. तो इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है ए आर प्लस 2 अपॉन ए आर, इट इज सेम एज दैट ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ वाई आर प्लस 2 एंड वाई आर इन द एक्सपेंशन ऑफ e रेज टू पावर वाई स्क्वायर. इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें ये पता चला कि हमें जो फाई है इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा एट सम वैल्यू, क्योंकि जब r टेंड्स टू इंफिनिटी होगा तो ये जो फाई वाई है ये बिहेव कर रहा है e रेज टू पावर वाई स्क्वायर की तरह. फाई वाई जो है इसका बिहेवियर e रेज टू पावर वाई स्क्वायर की तरह हो जाएगा फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ r. अगर ऐसा होगा, it means when y tends to infinity, this solution is diverging, it is also tending to infinity. तो उस केस में जो psi है हमारा वो भी infinity की तरफ हो जाएगा, but psi has to be finite everywhere. हमें एक ऐसा function चाहिए which is convergent, not divergent. So this behavior can be altered if this power series is terminated after a limited number of terms in it. अगर कुछ टर्म्स के बाद हम इस सीरीज को टर्मिनेट कर दें तो हमारे पास जो लार्ज वैल्यूज ऑफ आर पे जो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जो डाइवर्जेंस आ रही है, वो रिमूव हो जाएगी. तो इस सीरीज को लेट्स से हम टर्मिनेट कर रहे हैं so that the coefficient beyond AR are all made 0. AR के बाद जितने भी कोफिशिएंट्स हैं AR प्लस 1, AR प्लस 2, AR प्लस 3 अप टू इंफिनिटी, वो सारे हो जाएंगे and we are truncating the series up to a raised to power r. So for this, the numerator in recursion relation, that is equation number 29, equation number 2.99 will become 0. AR
तक हम सीरीज को रख रहे हैं, बियॉन्ड ए आर हम सबको टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ए आर प्लस 2 जो है वो 0 होना चाहिए। ए आर तो हमारा नॉन जीरो है, हमने यहाँ तक सीरीज को रखा है। इसका मतलब इसको 0 करने के लिए ये जो न्यूमरेटर है हमें इसको 0 करना पड़ेगा। दैट मीन्स 2s plus 2r plus 1 minus lambda should be equal to 0। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो जो सारे कोफिशिएंट्स हैं ए आर प्लस 2, ए आर प्लस 4 वो सब 0 हो जाएंगे। So from equation 2.100 हमें क्या मिली लैम्डा की वैल्यू? लैम्डा came out to be 2s plus 2r plus 1। और हमने ये चीज देखी थी जो s है it can take two values either 0 और 1। तो जब s की वैल्यू 0 है लैम्डा हो गया 2r plus 1, और जब s की वैल्यू 1 है तो लैम्डा हो गया 2r plus 3। So in general, we can write lambda as 2n plus 1, where n is going from 0, 1, 2 and so on, and it is known as the quantum number। अब lambda की वैल्यू क्या थी हमारी? 2e upon h cut omega थी। So 2e upon h cut omega is now equal to 2n plus 1। तो यहाँ से हमें एनर्जी क्या मिल गई? 2n plus 1 h cut omega upon 2, or it can be written as n plus half h cut omega। This is very important expression of the energy eigenvalues of a harmonic oscillator। ठीक है, जैसे हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की एनर्जी आइगन वैल्यूज और वेव फंक्शन निकाला था, ऐसे ही हमने लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यूज निकल गई हमारी, गिवन बाय इक्वेशन 103। कर देंगे तो हमारे पास फाइनली साई आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। और हमें ये पता चल गया कि फाई जो है इट इज नॉट अ पावर सीरीज सॉल्यूशन, इट इज अ पॉलिनोमियल। फाई वाई मस्ट बी अ पॉलिनोमियल रादर देन अ पावर सीरीज। ठीक है, तो वो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आइगन फंक्शंस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। आज हम ये एनर्जी का डिस्क्रिप्शन जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आइगन फंक्शन मतलब साई की ही बात कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनर्जी आइगन वैल्यूज हमारे पास क्या आई? n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। हो सकता है तुम इस एक्सप्रेशन से ऑलरेडी फेमिलियर हो। ठीक है, ये क्वांटाइज्ड एक्सप्रेशन है। एनर्जी की जो वैल्यूज है, कौन कौन सी वैल्यूज है? n की वैल्यू जो है 0 से शुरू हो रही है। जब n 0 है एनर्जी हो गई हाफ एच कट ओमेगा। n जब 1 है तो एनर्जी हो गई 3/2 एच कट ओमेगा। एंड जब 2 है तो एनर्जी हो गई 5/2 एच कट ओमेगा एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता चला, जैसे हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में देखा था कि जो एनर्जीज हैं दे आर नॉट कंटिन्यूअस, दे आर डिस्क्रीट एनर्जी वैल्यूज। ठीक है, कुछ कुछ एनर्जी वैल्यूज पॉसिबल है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा नहीं है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है। कुछ वैल्यू पॉसिबल है, हाफ एच कट ओमेगा और 3/2 एच कट ओमेगा के बीच में जितनी भी वैल्यूज आती हैं वो सब एनर्जी आइगन वैल्यूज नहीं है, इट हैज टू बी डिस्क्रीट। ठीक है, और हर एक एनर्जी आइगन वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है ऑल आर सेपरेटेड बाय एच कट ओमेगा। 3/2 h cut omega minus 1/2 h cut omega is h cut omega. 5/2 h cut omega minus 3/2 h cut omega is also h cut omega। इसका मतलब ये जो सारे एनर्जी लेवल्स हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड बाय h cut omega। ठीक है, इसकी प्लॉटिंग यहाँ पर है, इसको समझो। देखो यहाँ पे हमने एनर्जी प्लॉट करी है और ये जो U फॉर्म में आ रहा है दिस इज पोटेंशियल एनर्जी V, half m omega square x square। It comes out to be as parabola। जब n 0 है मतलब जब n की वैल्यू लोवेस्ट है, लोवेस्ट क्वांटम स्टेट पे एनर्जी है हाफ एच कट ओमेगा। जब n की वैल्यू 1 है एनर्जी है 3/2, n की वैल्यू 2 है एनर्जी है 5/2। ये जो सारे लेवल्स हैं दे आर इक्वली स्पेस्ड। ठीक है, एग्जाम में जब ये डेरिवेशन आएगा तो ये डायग्राम भी बनाना है। all of the levels, all of the energy levels are equally spaced by h cut omega। ठीक है, तो अब इसमें हमने एक चीज और क्या देखी, जब n 0 है
दैट मीन्स जब पार्टिकल जो है लोवेस्ट क्वांटम स्टेट पे है, तो उस केस में जब पार्टिकल ग्राउंड स्टेट पे है, लोवेस्ट स्टेट मीन्स ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द ग्राउंड स्टेट और द लोवेस्ट एनर्जी स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट पे जो पार्टिकल की एनर्जी है वो जीरो नहीं है, वो नॉन जीरो है, विच इज हाफ एच कट ओमेगा। So this is also known as ground state energy or zero point energy of a linear harmonic oscillator। जैसे हमने वन डायमेंशनल बॉक्स में भी यही देखा था, जब n जीरो, वहां पे n की वैल्यू 1 से शुरू हो रही थी, तो जब n की वैल्यू 1 थी, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट थी, हमारे पास एनर्जी आइगन वैल्यूज क्या आई थी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m ओमेगा स्क्वायर। यही हमारे पास आया था जब हमने डिराइव करा था पार्टिकल इन अ बॉक्स n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें जब n को हमने 1 पुट किया था, हमारे पास लोवेस्ट एनर्जी स्टेट आई थी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर। यहाँ पे a जो है दैट इज द लेंथ ऑफ द वन डायमेंशनल बॉक्स। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू 0 से शुरू हो रही है, और जब n 0 है स्टिल एनर्जी 0 नहीं है, हाफ एच कट ओमेगा है। वहां पर n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर आया था, यहाँ पर n प्लस हाफ एच कट ओमेगा आया है। और दोनों ही केसेस में हमने देखा जब लोवेस्ट क्वांटम स्टेट पे पार्टिकल है उसकी एनर्जी जो है जीरो नहीं है, उसकी एनर्जी मिनिमम है विच इज नॉन जीरो and is known as the zero point energy or the ground state energy। ठीक है, so the energy values obtained from equations, they are discrete values and equally spaced। The state corresponding to n is equal to 0 is the ground state of the oscillator and the energy is minimum which is known as the ground state energy or 0 point energy equal to half h cut omega। ठीक है, और ये डिस्क्रीट का मतलब क्या है, डिस्क्रीट का मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, ये वाली वैल्यू पॉसिबल है, इसके बीच में जो वैल्यूज है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, so this is known as the zero point energy। Thus we find that even in the slowest state, that means in the ground state, the harmonic oscillator has greater energy than that it would possess if it were at rest in equilibrium position, that is zero value। ये जब पार्टिकल जो है लोवेस्ट स्टेट पर है, स्लोवेस्ट स्टेट पर है, तब भी जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है और हाफ एच कट ओमेगा है, जिसको हम जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जीरो पॉइंट मोशन ऑफ द पार्टिकल। दैट मीन्स अगर कोई पार्टिकल हार्मोनिक ऑसिलेशन शो कर रहा है तो ग्राउंड स्टेट पे भी कुछ मोशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, वो कंप्लीटली रेस्ट पर नहीं होगा। The particle does not cease motion about the origin and a spread about the origin exists। अगर ये origin है तो origin के अक्रॉस जो spread है वो exist करेगा, बेशक बहुत कम spread क्यों ना हो, पर ये rest पर नहीं होगा। ठीक है, और ये जो existence आई जीरो पॉइंट एनर्जी की theoretical derivation में बाद में देखा गया, it completely agrees with the experimental observations and it is nothing but a feature of quantum mechanics। क्योंकि क्लासिकली तो पार्टिकल रेस्ट पे होना चाहिए, पर क्वांटम मैकेनिकली जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी जीरो नहीं होगी, नॉन जीरो होगी। यही हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में देखा था, यही हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर में देखा है। ठीक है, वहां पे पार्टिकल मूव कर रहा था बॉक्स के अंदर, यहाँ पे हार्मोनिक ऑसिलेटर जो है इट इज अंडरगोइंग हार्मोनिक ऑसिलेशंस। ठीक है, और इसकी एनर्जी जो है वो नॉन जीरो है in the lowest quantum state or in the ground state। ठीक है, तो वहां पर हमने एनर्जी निकाली n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर, यहाँ हमने निकाली n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। अब हमें क्या देखना रहता है, the eigen functions of harmonic oscillator। ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा और यहाँ पर तुम्हारी जो पूरी बुक है क्वांटम मैकेनिक्स की वो भी फिनिश हो जाएगी। जैसे हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स में साई निकाला था, ठीक है, वहां पे भी हमने साई की वैल्यू जो है वो डिराइव करी थी। साई की वैल्यू क्या आई थी, अंडर रूट 2 अपॉन ए साइन n पाई x बाय a।
तो यहाँ पर भी हम साई की वैल्यू निकालेंगे, वहां पर हमने वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करा था, यहाँ पर भी हम वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करेंगे। ठीक है, बस वेव फंक्शन जो है अब वो डिफरेंट हो गया, बाकी जो मेथड है, जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो सेम रहेगी। तो अब हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।